नमस्कार, दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट है। 2 जिले पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए खास तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि भारी बारिश इन दोनों जिलों में हो सकती है, जबकि अन्य 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन को चौकन्ना कर दिया गया है और बरसात के दौरान पहाड़ी इलाकों में आपदा की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसके चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। देहरादून में धामी सरकार की अहम कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय में शाम को 4 बजे से कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख को तय किया जा सकता है। वहीं कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव भी आ सकते हैं। धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद के गठन का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही अस्पताल में यूजर चार्ज कम करने पर भी फैसला लिया जा सकता है। सुनील और प्रभात फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग को लेकर क्या अहम जानकारी? देखिए सीनम, कैबिनेट में शाम 4 बजे से सचिवालय में कैबिनेट शुरू होगी। कैबिनेट में जो पहला महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकता है, जिस बात की चर्चा है कि सरकार ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तर्ज पर होने वाली धार्मिक यात्राओं की व्यवस्था के लिए पिछले दिनों एक अथॉरिटी बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए एक विशेषज्ञ कमेटी भी अपर सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बनाई गई थी। ये कमेटी पूरी अपनी स्टडी रिपोर्ट, पूरी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी थी पिछले महीने ही। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस कैबिनेट मीटिंग में जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको रखा जा सकता है और कमेटी की संस्तुति के आधार पर एक यहाँ पर धार्मिक एवं तीर्थाटन परिषद के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ा अहम कदम होगा उत्तराखंड में यदि आज की कैबिनेट में ये प्रस्ताव आता है और इस पर मंजूरी मिलती है तो। दूसरा जो प्रस्ताव जिसकी संभावना है कि अस्पतालों में सरकार ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि अस्पतालों में जो यूजर चार्ज है, जो एडमिशन फीस है, वो कई तबकों को बहुत ज्यादा वो महसूस होती है। इसीलिए इसको एक समान करके इसकी जो दर है वो घटाने की बात भी आज की जो मीटिंग है उसमें आ सकता है। इसके अलावा विधानसभा का मानसून सेशन होना है। ये माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में तय किया जा सकता है कि मानसून सेशन किस डेट को हो। जो संभावित तिथि है, बताया जा रहा है कि 5 अगस्त से मानसून सेशन की तिथि घोषित की जा सकती है कि 5 अगस्त से मानसून सेशन शुरू होगा। और ये कहाँ होगा, गैरसैंण या देहरादून में? एक बड़ा मुद्दा रहा है कि गैरसैंण में विधानसभा सेशन हो या देहरादून में हो, तो ये भी आज की मीटिंग में तय किया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए आपका। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार कांवड़ पटरी और मंगलौर बाईपास से रूट चलेगा। रुड़की शहर में कांवड़ के दौरान बड़ी बड़ी गाड़ियों और ई रिक्शा पर प्रतिबंध लग सकता है। एसएसपी का कहना है कि कांवड़ मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। ट्रैफिक रूट के सभी मुख्य पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया गया है और उन पर साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। को लेके हरिद्वार पुलिस की समस्त तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस संबंध में समस्त मेला क्षेत्र को 14 सुपर जोन में, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, साथ में करीब 30 से ऊपर जोन इसमें बताए गए हैं, जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं और करीब 131 सेक्टरों में इसे विभाजित किया गया है। संपूर्ण मेले क्षेत्र में अलग अलग जगहों में जो प्रभारी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। मनोज जुयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता रुड़की। मनोज, 30 से ज्यादा नॉर्मल जोन बनाए गए हैं और भी तरह तरह के इंतजाम है जो कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन कर रहा है। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, तो कह सकते हैं कि अभी से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी, मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। उसके लिए पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर दी है। मैं आपको बता दूं जो रूट डाइवर्ट है या रूट रहेगा, इस बार जो मंगलौर बाईपास है और कोल कॉलेज की तरफ रूट जा रहा है, बाईपास बनाया गया है। पिछले साल भी जो कांवड़ यात्रा हुई थी इसी रूट पे चली थी और जो पैदल कांवड़ यात्री होती है, शिव भक्त होते हैं, वो नहर पटरी से चलते हैं। वहीं वहां पर भी कुछ जगह अब जैसे जैसे कांवड़िये बढ़ेंगे, शिव भक्त बढ़ेंगे, तो रूट डाइवर्ट जरूर किया जाएगा, क्योंकि जो बड़े वाहन है इंडस्ट्रियल एरिया
भगवानपुर है, झवेड़ा है, अन्य जगह है, तो उन जगहों के लिए अलग से रूट तय किए जाएंगे क्योंकि वो भी प्रभावित न हो। और लगभग ये माना जा रहा है कि 25 जुलाई से जैसे जैसे कांवड़ यात्रा बढ़ेगी, शिव भक्त बढ़ेंगे, उनको लेकर फिर रूट डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस प्रशासन इसको लेकर तमाम सी तैयारियां कर ली गई है और जो मेन पॉइंट हैं जो रूट डाइवर्ट किए जाएंगे वहां पे अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई जाएगी ताकि जो शिव भक्त हैं और जो बाहर से आने वाले बड़े वाहन है उनको कोई दिक्कत न हो। उसको लेकर से तमाम सी व्यवस्थाएं यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने कर दी है। और अब माना जा रहा है जैसे कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो उसके बाद जैसे जैसे शिव भक्त बढ़ेंगे उसको लेकर पुलिस और प्रशासन उन चीज को लेकर तमाम सी अपनी तैयारियों को एक पूर्ण रूप से में जुट जाएगी। जी बिल्कुल, तो तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनोज जुयाल, आपने विस्तार से जानकारी दी। केदारनाथ धाम में सोने के विवाद पर शुरू हुआ मामला तूल पकड़ चुका है। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। शांभवी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने उनकी तुलना अभिनेत्री राखी सावंत से की। वहीं पूरी पीठाधीश्वर स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ ने कहा कि ऐसी बयानबाजी भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाती है और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी शिकायत उचित जगह पर की जाए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज राखी सावंत की तरह हर हफ्ते कोई न कोई सनसनी फैला देते हैं। अब उस सनसनी पे सरकार को कितना सीरियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अलग विषय है। लेकिन किसी भी तीर्थ की मर्यादा, पिछली बार लगाया गया कि पीतल लगा दिया गया सोने पे, वो बात शांत हुई। अब हो गया कि 228 किलो सोना गायब हो गया। वो किसका सोना था, कहाँ सोना था, कौन सा सोना था, उसका तथ्य क्या है? इस प्रकार से अनर्गल राजनीतिक बयान देना रोज रोज यह एक सन्यासी के लिए शोभा नहीं देता है। और जांच पड़ताल के लिए हमारे संवैधानिक तौर तरीके हैं, उनके दरवाजा हमेशा ही खुले रहते हैं। किसी श्रद्धालु को या किसी साधु संत को इस पर आपत्ति या शक है तो उसको प्रेस में शोर मचाने की बजाय जो संवैधानिक प्रक्रिया है गड़बड़ी को खुलासा करने के लिए वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर विवादित बयान देकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष सवालों में घिर गए हैं और सवाल हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की सोच पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस ने शंकराचार्य के बयान को अपमान बताते हुए माफी की मांग की है। देखिए। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ सोना चोरी का मुद्दा उठाया तो आरोपों को गलत बताने की बात बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कही। पर मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। अजेंद्र अजय ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर ही सवाल उठा दिया और कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, इस बहस में वो पढ़ना नहीं चाहते। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने तो यहां तक कह दिया कि शंकराचार्य नेताओं से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कांग्रेस का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूं और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूंगा। किंतु इतना मैं बताना चाहूंगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। मामला सोना शिव सनातन शंकराचार्य से जुड़ा तो सियासत ने जोर पकड़ लिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शंकराचार्यों के मामलों में ऐसी बातें अपमानजनक हैं। तो अजेंद्र अजय ने फिर कहा कि संत का सम्मान है पर किसी एजेंट का नहीं जो उत्तराखंड को बदनाम कर रहा है। दर्द तो वहीं जहां दिल होगा वहीं तो दर्द भी होगा। तो स्वाभाविक तौर पर जो है शंकराचार्य जी उसमें कुछ कहेंगे। यदि उन्होंने जो कुछ कहा है वो भाजपा को या भाजपा के किसी व्यक्ति को नापसंद है, कोई बड़ा सरल सा मामला है कि उनको कांग्रेस का एजेंट बता दो। हम जो भी साधु संत हैं उनका बहुत सम्मान करते हैं और जो भगवा है उसका हमारा सम्मान, उसका सम्मान करना हमारी संस्कृति की परंपरा है। अगर कोई संत की गरिमा से हट करके किसी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें प्रतिक्रियाएं आएंगी ही। संतों को संत की तरह ही उनकी जो प्रवृत्ति है, जो उनकी मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा के तहत में रहना चाहिए।
बद्री केदार मंदिर समिति और बीजेपी सोना चोरी में अब शंकराचार्य से सबूत मांग रही है, लेकिन शंकराचार्य को कांग्रेस का एजेंट बताने को कांग्रेस धर्म का अपमान बता रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों से चयनित 212 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के फाइनल ईयर के इन स्टूडेंट्स को अलग अलग कंपनियों में नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देने के साथ शुभकामनाएं दी और कहा कि संस्थानों के 65% स्टूडेंट्स को नौकरी मिल चुकी है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हर युवा को रोजगार के उचित अवसर मिलें, चाहे वो इस प्रकार के जो प्लेसमेंट हैं औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से हों, सरकारी नौकरियों के माध्यम से हों या रोजगार स्वरोजगार के माध्यम से हों। हमारा ये प्रयास है कि सभी को कुछ न कुछ काम मिले। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज राज्य के अंदर हम एक ऐसा माहौल बना पाए हैं जहां निजी क्षेत्र भी रोजगार सृजन के क्षेत्र में, रोजगार देने के क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन के चुनाव की सुगबुगाहट तेज है और कयासबाजी शुरू हो गई है कि उत्तराखंड में बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी में हर 3 साल में संगठन के चुनाव होते हैं। इसी के तहत अगस्त से बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू करने वाली है। सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के बाद बूथ, मंडल और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा और माना जा रहा है कि नवंबर तक प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा में जा चुके हैं, लिहाजा अब अगला अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी के अंदर इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बूथ अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो संभावना यह है कि नवंबर अंत तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। पार्टी हलकों में इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि महेंद्र भट्ट को ही पार्टी नेतृत्व कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चाएं तेज हैं। फिलहाल पार्टी गलियारों में 4 नामों की चर्चा हो रही है। दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गैरोला, पार्टी महामंत्री आदित्य कोठारी, धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली और राजपुर से विधायक खजान दास का नाम चर्चाओं में है। जब चुनाव होगा उस चुनाव के दौरान जो भी परिस्थिति निर्माण होगी उसके आधार पर तय होता है। इस पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कार्यकर्ताओं के विवेक पर से चलता है और पार्टी जब संगठन चुनाव की दिशा आगे बढ़ती है तो जो भी होगा बीजेपी का अध्यक्ष होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुमाऊं से होने के कारण ये तो तय है कि अध्यक्ष बदला गया तो नया चेहरा गढ़वाल से ही होगा और वो भी ब्राह्मण फेस। लेकिन बदली परिस्थिति में पार्टी दलित चेहरे के रूप में खजान दास पर भी दांव लगा सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। राज्य सूचना आयोग ने अपने फैसले में स्मार्ट सिटी के एक संविदा कर्मचारी को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए जाने और फिर उसे निरस्त किए जाने के मामले में चीफ सेक्रेटरी को आईएएस अफसरों की भूमिका को लेकर लिखा है। सूचना आयोग योगेश भट्ट ने चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया है कि इस मामले पर क्या एक्शन लिया गया है और इसको लेकर आयोग को अपडेट किया जाए। पूरा मामला तब सामने आया जब एक शिकायतकर्ता ने देहरादून स्मार्ट सिटी के लीड जूनियर कंसल्टेंट गिरीश पुंडीर के एक्सपीरियंस को लेकर राज्य सूचना आयोग में अप्रोच किया था। गौरतलब है कि गिरीश पुंडीर पहले नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM में बतौर सपोर्ट इंजीनियर कार्यरत थे।
आयोग में सुनवाई के दौरान पता चला कि 2021 में 9 महीने एनएचएम में कार्यरत रहे पुंडीर को पहले एनएचएम ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी किया था और कुछ दिन बाद दिसंबर 2022 में निरस्त कर दिया गया। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सर्टिफिकेट जारी किए जाने और फिर उसे निरस्त किए जाने को लेकर सवाल किया, जिसे एनएचएम साफ नहीं कर सका। आयोग ने कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र कर्मचारी की नियुक्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। गौरतलब है कि पुंडीर को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के समय एनएचएम की डायरेक्टर सोनिया थी, जो अब देहरादून डीएम और स्मार्ट सिटी की सीईओ हैं। वहीं संबंधित अधिकारी का प्रमाण पत्र कैंसिल होने के समय एनएचएम के डायरेक्टर राजेश कुमार थे, जो पहले देहरादून के डीएम और स्मार्ट सिटी के सीईओ रहे। ऑर्डर में इस बात का भी जिक्र है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी एप्लीकेशन वापस लेने के लिए आयोग को लिखा, जिसे नियमानुसार निरस्त कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बुधवार को हल्द्वानी जेल का निरीक्षण करने हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मनोज तिवारी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाएं देखने के साथ ही जेल में बंद कैदियों से बातचीत की और कैदियों के लिए बेकरी ट्रेनिंग के लिए बनाई गई बेकरी का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर जज सुखबीर सिंह ने कहा कि जेल इसलिए भेजा जाता है ताकि व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। वस्तुतः जेल यहाँ सजा के रूप में नहीं भेजा जाता है। किसी भी व्यक्ति को जेल इसलिए भेजा जाता है कि ताकि वो अपने अपराध का प्रायश्चित करके समाज में एक सही नागरिक के रूप में बाहर आ सके। उत्तराखंड में अब होंगी डाइटम टेस्ट के साथ साइबर से जुड़े अपराधों की जांच। इसके लिए उत्तराखंड फॉरेंसिक साइंस लैब को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस को किसी भी जांच के लिए दूसरे राज्य में नहीं भटकना होगा। देखिए, कुछ समय पहले गंगा नहर में एक शख्स का शव पुलिस को मिला था, जिसे पुलिस ने सुसाइड या एक्सीडेंट बताया था। लेकिन परिजनों की शिकायत पर जब बिसरा चंडीगढ़ भेजा गया तो करीब 6 महीने के बाद पता चला कि ये सुसाइड नहीं, हत्या से जुड़ा मामला है। इस पूरे मामले को करीब 6 महीने ये पता करने में लग गए कि ये मामला हत्या से जुड़ा है। उत्तराखंड के फॉरेंसिक लैब में डाइटम टेस्ट की सुविधा नहीं है। डाइटम वो टेस्ट होता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि मौत पानी में डूबने से हुई है या किसी और कारण से हुई है। इस टेस्ट के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब के भरोसे ही रहना पड़ता है। इसी वजह से कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में वक्त लग जाता है। इसके लिए अब पुलिस देहरादून के फॉरेंसिक लैब को मजबूत करने जा रही है, जिसमें पुलिस साइबर से जुड़े अपराधों की भी जांच कर सकेगी। कंप्यूटर फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक और डाइटम टेस्ट जांचों की रिपोर्ट समय पर पुलिस को मिलेगी, जिससे अदालतों में अटके मामले भी जल्द सुलझ पाएंगे। इसको भी हम लोग आधुनिकीकरण कर रहे हैं। फॉरेंसिक लैब को जो है, इसको भी हमने पूरा नया प्रपोजल जो है इसमें दिया जा रहा है। नई बिल्डिंग्स, नई जगह पे भी इसको शिफ्ट करने पे विचार किया जा रहा है। फॉरेंसिक हमारी पूरी जो यूनिट को, इसमें हमने प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसमें एक्स्ट्रा जो है हमारे को अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, तो इसके लिए प्रस्ताव शासन को जो है मैन पावर्स के लिए वो गया। प्रदेश की फॉरेंसिक साइंस लैब आने वाले कुछ दिनों में पूर्ण रूप से सशक्त हो जाएगी, जिससे अन्य राज्यों की तरफ का रुख नहीं करना होगा। वहीं नए कानूनों में भी 7 साल से ऊपर के अपराधों में फॉरेंसिक जांच टीम का मौके पर जाना अनिवार्य है। इससे आने वाले समय में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बागेश्वर के कपकोट और कांडा इलाकों में पुलिस ने भांग की खेती नष्ट की और ग्रामीणों से दोबारा भांग की खेती न करने की अपील की। रामनगर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में बन रहे केदार मंदिर को लेकर मोर्चा खोला। कोटद्वार में कांग्रेस ने दिल्ली में बन रहे केदारनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चमोली में भी दिल्ली में निर्माणाधीन केदार मंदिर को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई।
रुद्रप्रयाग के सरकारी अस्पताल में मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार हो गया। लंबे वक्त से इसकी मांग उठ रही थी। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने होमस्टे को लेकर अपनी वेबसाइट तैयार कर ली है, जिसे 18 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। ऋषिकेश में कांवड़ मेले के दौरान 9 पुलिस चौकी बनेंगी, जिसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखें। रामनगर में कॉर्बेट के आसपास इन दिनों सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है। इस सीजन में अब तक 500 सांपों का रेस्क्यू किया गया। विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अल्मोड़ा की नंदा देवी परिसर में महिलाओं ने हरेला पर्व को धूमधाम से मनाया। हाथों में हरेले की टोकरी के साथ रंगारंग कार्यक्रम हुए।